नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आज बात होगी पीएम नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोप के अहम दौरे पर हैं। इसके लिए वो सबसे पहले जर्मनी पहुंच गए हैं। बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी के होटल एडलॉन कैंपस्की पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। यूरोप के 3 देशों के दौरे के दौरान पीएम मोदी कुल 65 घंटों में 25 बैठकों में शामिल होंगे। इस दौरान वो 8 वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। साल 2022 का ये पीएम मोदी का पहला विदेशी दौरा है। अपने 3 दिन के इस दौरे में पीएम मोदी भारतीय प्रवासियों और व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी एक रात जर्मनी और डेनमार्क में बिताएंगे। इसके बाद फ्रांस जाकर फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का यूरोप दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का विरोध कर रहे हैं। इन देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरी तरफ भारत ने अब तक अपना रुख नरम किया हुआ, यानी कि न्यूट्रल है भारत। हालांकि भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से बात करके इसे बातचीत से हल करने की गुजारिश जरूर की है। मोदी बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी और शोल्ज छठे भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की अध्यक्षता करेंगे। ओलाफ शोल्ज दिसंबर 2021 में जर्मनी के चांसलर बने थे। नई सरकार गठन के बाद ये पहला आईजीसी होगा। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शोल्ज एक बिजनेस इवेंट को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वहीं जर्मनी के बाद डेनमार्क की यात्रा पर रहेंगे। यहां राजधानी कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और क्वीन मार्गरेट द्वितीय से उनकी मुलाकात होगी। यहां पर पीएम मोदी दूसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी यहां इंडिया डेनमार्क बिजनेस फोरम के साथ साथ भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश यात्रा के अंतिम दौरे में प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर के लिए फ्रांस में भी रुकेंगे। यहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच इस साल कूटनीतिक रिश्तों पर 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी करीब 6 महीने बाद विदेश के किसी दौरे पर गए हैं। आखिर पीएम मोदी का यूरोप दौरा कितना अहम है? क्या रूस यूक्रेन जंग पर भी बात होगी? पीएम मोदी के दौरे से आखिर हासिल क्या होगा, इसकी पड़ताल करेंगे हम आज के कार्यक्रम मुद्दा में, जिसमें 2 खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं, जिनसे इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि भारत के इस विदेशी दौरे का मतलब क्या निकाला जाए, क्या चुनौतियां भारत के सामने होंगी और किस तरह से वहां पर भारत अपनी बात को रख सकेगा। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि कई बार वार्ता हो चुकी है लेकिन ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा रहा है। 14 से ज़्यादा मुलाकातें तो अगर 1 वर्ष के दौरान हुई हैं, 4 से 5 पिछले वर्ष हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। आखिर कहाँ पर कुछ कमी आ रही है, कुछ ढिलाई आ रही है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजीव श्रीवास्तव रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, जेके त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहेंगे। पहले कई चुनौतियां हैं भारत के सामने, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत की चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। ऐसे में वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिस पर भारत अपना रुख वहां पर साफ करेगा और किस तरह से दोनों के बीच बातें शुरू होंगी? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो ये बात है कि भारत के सामने जो चुनौतियां हैं वो कोई ऐसी नहीं है जो कि बहुत नई हो जी। और ये ऐसी नहीं है जो कि एकाएक जिसमें भारत की प्रतिक्रिया की आवश्यकता जी। भारत के सामने जो चुनौतियां हैं वो ये है, सबसे बड़ी बात यह कि दोनों देशों के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को समाप्त करने के लिए, उस युद्ध को खत्म करने के लिए और परिणाम स्वरूप हो रहे आर्थिक मंदी या महंगाई को एड्रेस करने के लिए भारत क्या कर सकता है। सर, एक परिस्थिति ये होती है कि अगर सब कुछ सही चल रहा है और हम विकास के या व्यापार के मामले में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हम बातचीत करते रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी के मित्र देश हैं
और मित्र देश के साथ साथ आपका संबंध हमसे भी है और दूसरी तरफ युद्ध छिड़ गया है, तो ऐसे में जो चीज़ें रखनी होती, जो पक्ष रखना होता है, बहुत संयम के साथ रखना होता है। तो इतना आसान होगा कि अपनी बात रखना? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल ये आसान होगा, क्योंकि पहला चरण जो है वो भारत और जर्मनी के बीच में वार्तालाप का। भारत और जर्मनी कई पटल पे, कई प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ है, और भले ही जर्मनी यूएस के नेतृत्व वाली उसका सदस्य है, लेकिन आप ये देखें कि पैंडेमिक के बावजूद और इस सब के बावजूद भारत और जर्मनी के बीच जो द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और भारत की इस बात को, भारत के इस स्टैंड को जर्मनी भी अच्छी तरह समझता है कि अपने राष्ट्रीय हित में भी भारत कोई काम करेगा, क्योंकि जर्मनी भी अपने राष्ट्रीय हित में काम कर रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा कि पिछले 2 महीनों में 69 बिलियन डॉलर के 69 अरब डॉलर की कीमत का तेल रूस से यूरोप को भेजा गया है, जिसमें से रूस से बाहर भेजा गया, जिसमें से यूरोपियन यूनियन की साझेदारी 70% से ज्यादा है और जर्मनी की साझेदारी उसमें 60% से ज्यादा है। यानी कि जर्मनी जो है वो 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा का तेल और एनर्जी की चीजें खरीद चुका है रूस से पिछले 2 महीने में, जब से ये युद्ध शुरू हुआ तकरीबन। तो ऐसे में अगर भारत रूस से ये तेल खरीद रहा है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जर्मनी को। ये समस्या ज्यादा इटली को है, ज्यादा ब्रिटेन को है और ज्यादा अमेरिका को है। जर्मनी को ये समस्या ज्यादा नहीं है। तो इस बिंदु पर समझाने में कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी आप देखिए, पिछले 2 साल में भारत और जर्मनी के बीच का जो द्विपक्षीय व्यापार है, जो हमने कहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। भले ही पैंडेमिक का असर रहा हो, लेकिन फिर भी पैंडेमिक के बावजूद ये व्यापार बढ़ता जा रहा है। तो जर्मनी को लेकर के हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि जर्मनी को हम किस तरह से समझा पाएंगे। संजीव जी आपके पास आना चाहेंगे। 2 बातें होती हैं, एक होता है कि सीधा सीधा दबाव बनाना, एक होता है अपना व्यापार बढ़ा दो। चूंकि अमेरिका देखा जाए, जर्मनी देखा जाए, डेनमार्क देखा जाए, ये आपस में कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नजर आते हैं। तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप रणनीतिक रूप से हर चीज को समझते हैं, कि इस तरह से ज्यादा व्यापार बढ़ा के दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हो भारत पे, कि ताकि वो अपना रुख जो है युद्ध को लेकर कम से कम रशिया पर दबाव बना पाए? भारत की जो विदेश दबाव के आधार पर कभी भी कार्य नहीं करती है। आपकी आवाज कुछ कम आ रही है, शायद म्यूट है आपका, उसको चालू कर लें। जी बोलिए। आ रही है अभी? जी बिल्कुल आ रही है जी। हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो भारत की जो विदेश नीति का जो आधार है वो रणनीतिक स्वायत्तता है जी। रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर ही भारत अपने विदेश नीति के निर्णय लेता है जी। और उसमें वो राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है जी। लेकिन वो वैश्विक हितों का भी ध्यान रखता है। भारत ने यूक्रेन संकट के संदर्भ में जो निर्णय लिया है, जो स्टैंड लिया है, वो बेहद बुद्धिमत्तापूर्ण है, विवेकपूर्ण है, जिम्मेदारी भरा है। और भारत जाहिर है कि पूरे विश्व में जो महाशक्तियों के बीच में जो विश्वास का जो संकट गहराता जा रहा है, रणनीतिक अनिश्चितता जो बढ़ती जा रही है, उसको और अधिक गहरा नहीं करना चाहता। भारत विश्व में संवाद का पक्षधर है। भारत ने इस बात को स्पष्ट रूप से अपने एक्सप्लेनेशंस में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत इस पूरे यूक्रेन संकट का समाधान निगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से देखना चाहता है। भारत हिंसा को बंद कराना चाहता है, जल्द से जल्द हिंसा बंद होनी चाहिए, ये भारत ने बार बार कहा है। और भारत ये भी कह रहा है कि किसी भी राष्ट्र की जो संप्रभुता है, जो उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो उस राष्ट्र की अपनी विदेश नीति को स्वयं से निर्धारित करने का उसका जो सॉवरेन राइट है, जो यूक्रेन का सॉवरेन राइट रहा है, उसका सम्मान होना चाहिए। निगोशिएटिंग टेबल पर भी यूक्रेन का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये जो भारत पूरे विश्व में जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को लेकर के लगातार जो है इस बात को लेकर के सक्रिय है कि किस तरीके से जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनका सम्मान हो और हिंसा जल्द से जल्द बंद हो, निगोशिएटिंग टेबल पर महाशक्तियां आए। तो ये जो स्टैंड है, ये एक बेहद जिम्मेदारी भरा स्टैंड है। आज इस स्टैंड की विश्व को आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है रविंद्र जी
कि जी। जैसे जैसे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जाएगी, महाशक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाएगी, जी। वैसे वैसे भारत का जो महत्व है, रणनीतिक महत्व और अधिक बढ़ेगा। क्योंकि जी। भारत का जो स्टैंड है वो संतुलित स्टैंड है। भारत किसी पक्ष का समर्थक नहीं है। भारत अपने कंसिडरेशंस के आधार पर, अपने व्यूज के आधार पे जी। अपने निर्णय ले रहा है, अपने स्टैंड को ले रहा है। एक दूसरी बात में नहीं, और यही तो यहाँ सवाल है कहना- संजीव जी की कहें ऐसा तो नहीं कि इनडायरेक्ट वे में दबाव बनाने की कोशिश भारत पर की जा रही कि कोई तो स्टैंड क्लियर करे भारत। देखिए, इस बारे में भी मैं अवश्य ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी यूरोप के राष्ट्र हैं, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, नॉर्डिक जो राष्ट्र हो, जो सभी जो ये राष्ट्र हैं लोकतांत्रिक राष्ट्र जी। हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मेरा ऐसा मानना है कि जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि वो अपने डाइवर्जेंसेस के ऊपर भी जो है सहमति बना सकते हैं। वो दे कैन एग्री टू डिसएग्री, वो असहमत होने के लिए भी सहमत हो सकते हैं। ये लोकतांत्रिक राष्ट्रों की सबसे बड़ी शक्ति होती है। और जो यदि भारत के यूक्रेन के इश्यूज को लेकर के यूरोपीय राष्ट्रों के साथ, अमेरिका के साथ अगर कुछ डाइवर्जेंसेस हैं, तो वो डाइवर्जेंसेस क्यों हैं, उसके पीछे के कारण क्या हैं, इसके ऊपर वो सहमति बना सकते हैं। और ऐसे संकेत मिले हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि इंडिया यूएस 2+2 का जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ था, उसके बाद से जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने जो बयान दिया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि अमेरिका के भारत के रशिया के साथ बहुत ही गहरे संबंध रहे हैं। भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो भी बहुत चैलेंजिंग है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, और भारत एक बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सिचुएटेड है। तो ये जो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जिससे कि ऐसा लगता है कि अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपीय राष्ट्र हो, बोरिस जॉनसन भी इसी तरीके के बयान उन्होंने दिए कि वो रशिया और भारत के जो संबंधों की महत्ता को समझते हैं, वो संबंध बहुत ही पुराने हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा के दौरान जो भी कुछ अन्य यूरोपीय राष्ट्र जो कि भारत के स्टैंड को लेकर के उनके अंदर थोड़ी आलोचना है, वो इस बात को समझ पाएंगे कि भारत अगर ये स्टैंड ले रहा है तो क्यों ले रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्टैंड है आज विश्व की आवश्यकता है, और यदि ऐसे ही विश्वास का संकट गहराता गया। बिल्कुल, लेकिन दिमित्री कुलेबा ने कहा है, जो विदेश मंत्री है रूस के, उन्होंने यूक्रेन के, उन्होंने कहा है कि अब ये रशिया वो रशिया नहीं जिससे भारत की दोस्ती हुआ करती थी, ये रशिया हत्यारा है। जयकित त्रिपाठी जी, क्या परिस्थितियां भी बदल रही हैं भारत और यूक्रेन के युद्ध के बाद, जिसको लेकर अब जो है, जो देश कभी दुश्मन नजर आते थे या अलग थलग पड़े हुए थे, एक साथ दोस्ताना संबंध बनाना नहीं चाहते थे, या उनके दोस्ताना संबंध में थोड़ा ढिलाई चल रही थी कि भाई आगे बढ़े या ना बढ़े, वो सारी चीजें बदल जाएंगी यहाँ पर इस युद्ध के बाद? देखिए रविंद्र जी, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है निकट भविष्य में फिलहाल तो, क्योंकि जिन चीज़ों की ओर आप इंगित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि जो पहले दोस्त थे वो अब दुश्मन हो सकते हैं, तो देखिए जहां तक भारत का सवाल है, इस युद्ध के बाद भारत के और रूस के संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। क्योंकि ये संबंध जो है न ओवरनाइट बने हैं और इसीलिए न ओवरनाइट खत्म हो गए। जैसे पाकिस्तान और चीन के संबंध को आप कहते हैं कि सदाबहार मित्र है, आयरन फ्रेंड है, वैसे ही हमारे संबंध 50 साल से ऊपर के हैं, 70-72 साल पुराने तो कम से कम, और वो संबंध इतनी जल्दी नहीं बदलेंगे, खासतौर से जब रूस ने जब हमारा साथ दिया है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हो या अन्य देशों, अन्य प्लेटफॉर्म पे हो, अन्य मंचों पर हो, उसको देखते हुए हम ये नहीं कर सकते कि भारत के साथ रूस के संबंध बदलेंगे। जहां तक रही बात और देशों की, कि यूरोप में जो और देश जो अभी तक, आपका संकेत शायद हो कि जो अभी तक अलग थलग पड़े हुए थे, अब यूक्रेन पे युद्ध के बाद नाटो के नेतृत्व में एक साथ आ रहे हैं, तो ये एक साथ आना भी देखिए एक तरह से एक छद्म आवरण है, क्योंकि यूरोप में इस वक्त सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है जर्मनी, फॉलोड बाय फ्रांस, और ये दोनों जो है वो नाटो में अमेरिका के दादागिरी या अमेरिका की जो बिग ब्रदर एटीट्यूड है उससे खुश नहीं है। आपने इसीलिए देखा होगा कि यूएस के इतना कहने के बावजूद भी अभी तक जर्मनी ने रूस से तेल का आयात बंद नहीं किया है, बल्कि कल तो जर्मनी ने घोषणा भी कर दी कि वो रूबल में तेल का आयात करने को तैयार है। उसका कहना है कि हम डॉलर जमा करेंगे और उसके बजाय रूबल
US रूबल रशियन बैंक के अकाउंट में जमा होगा। इसका मतलब उनका ये कहना है कि हम दोनों नावों पे पैर रखेंगे, हम सैंक्शन का भी पालन करेंगे, लेकिन हम अपनी राष्ट्रीय नीति के तहत हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। फ्रांस का भी कमोबेश यही मानना है। छोटे छोटे कुछ देश हैं, लिथुआनिया है, लैटविया है, एस्टोनिया है, स्वीडन है, फिनलैंड है, पोलैंड है, बुल्गारिया है, इटली है। ये देश जो हैं ये थोड़ा ज्यादा ही उछल रहे हैं, और जबकि इनमें से जो सीमावर्ती देश हैं यूक्रेन के, उनको छोड़ के बाकी देशों का कोई खास लेना देना नहीं है इससे। लेकिन तब भी ये सिर्फ एक सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। और आपने देखा कि धीरे धीरे जो आप कर रहे हैं, धीरे धीरे रूस के फेवर में जाने या रूस के फेवर में एब्सटेन करने वालों की संख्या यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग एजेंसीज में बढ़ी है। जहां पहले 2 थे सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां महासभा में 18 थे, वो अब UNHRC में 56 से ज्यादा हो गए। जी बिल्कुल। तो संजीव जी से जानना चाहेंगे। संजीव जी, 2 नावों पे पैर रखने की बात जेके त्रिपाठी जी कर रहे हैं, इतना आसान होगा 2 नावों पर पैर रखना? क्योंकि अब स्टैंड क्लियर करने की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम खड़े होने की बात कर रहे हैं तो जर्मनी भी यही चाहेगा कि सिंगल स्टैंड होना चाहिए, कम से कम एक पक्ष पता लगना चाहिए। इतना आसान होगा 2 नावों पे पैर रखना? देखिए, भारत जो है 2 नावों पे सवारी करना बिल्कुल भी ये भारत की विदेश नीति है ही नहीं। भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, भारत की अपनी स्वतंत्र नाव है जिसके ऊपर भारत सवारी करेगा। भारत के वैश्विक मामलों में अपने जो व्यूज हैं, अपने कंसिडरेशंस हैं, और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और वैश्विक हितों का भी ध्यान में रखते हुए अपने स्टैंड को लेता है। भारत किसी प्रेशर टैक्टिक्स में, अभी आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई। अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब भारत में थे तो उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसको कि भारत की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि इस तरीके के बयान भारत को स्वीकार नहीं है। भारत अपने स्टैंड स्वयं के कंसिडरेशंस के आधार पर लेगा, और भारत किसी दबाव में आकर के अपने स्टैंड नहीं लेगा। रशिया के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव जब भारत आए तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनका खैर मकदम किया, उनसे मुलाकात की, और यह भी एक स्पष्ट संकेत था कि भारत रशिया के साथ जो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, जो कि एक बेहद गहरे संबंध है, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और रशिया के साथ भारत के जो यथावत संबंध है वो बने रहेंगे। जैसा कि एम्बेसडर जेके त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही कहा कि भारत और रशिया के संबंध यथावत बने रहेंगे। आज भी भारत रशिया से 60% तक के अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स लेता है। रशिया ने भारत का बहुत ही जटिल समय पर साथ दिया है। ये अवश्य है कि वर्तमान समय में जो स्थितियां यूक्रेन के संकट के संदर्भ में हैं, ऐसे में भारत ये चाहेगा कि जल्द से जल्द युद्ध विराम की घोषणा रशिया के द्वारा की जाए, और जो है वार्ता के टेबल पर आया जाए और बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकले। भारत हिंसा का समर्थक नहीं है, ये भी भारत ने स्पष्ट कर दिया है। यूक्रेन की सॉवरेनिटी का भी सम्मान होना चाहिए, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सर संजीव जी, एक चीज और थी, जो भारत, रशिया और चाइना के बीच इतनी नजदीकियां नहीं थी जो इस वक्त बनी हुई हैं। ऐसे में भी भारत को सोचना होगा, क्योंकि इस रशिया की दोस्ती चाइना से बहुत ज्यादा है, तो उसका असर भी देखने को मिलेगा भारत में। देखिए, रशिया और चाइना की जो दोस्ती है वो अपने अपने स्वार्थों के लिए है। रशिया और चाइना के जो संबंध हैं बहुत स्मूथ नहीं रहे हैं। दोनों के बीच में सीमा विवाद भी है। दोनों जो है युद्ध की जैसे झड़पें वो कर चुके हैं, और दोनों ही, जो राष्ट्रपति पुतिन हो या राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, वो दोनों ही बेहद महत्वाकांक्षी हैं। राष्ट्रपति पुतिन जो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को स्थापित करना चाहते हैं, और उसके लिए वो वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, राष्ट्रों की संप्रभुता को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान के ऊपर उनकी कुदृष्टि है, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में डोमिनेट करना चाहते हैं, साउथ चाइना सी पर एकाधिकार का दावा करते हैं। तो ये जो अपनी अपनी, और लेकिन जो दोनों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए वो दोनों साथ में आते जा रहे हैं। और उसका कारण ये है कि दोनों अपनी महत्वाकांक्षाओं की स्थिति में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका की हेजेमोनी को चैलेंज करने के लिए वो दोनों साथ में आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जो संबंध है वो बहुत ही स्मूथ नहीं रहे हैं, बहुत ही गहरे नहीं रहे हैं। दोनों के मतभेद आने वाले समय में आ सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने तो कहा है कि भारत से हम पहले से ज्यादा मजबूत संबंध बनाने के संकेत दिए हैं अमेरिका ने, और कहा है कि जब उसकी रशिया से दोस्ती थी उस वक्त शायद हम वो काम नहीं कर पाए, लेकिन अब हम ये काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं पिछले दो दशकों में
पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जी। भारत और अमेरिका दो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। दोनों के साझा मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां जी। हैं। और चाइना का जो चैलेंज है वो अमेरिका और भारत दोनों के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जी। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है और अधिक गहरी होगी। क्वाड का इनिशिएटिव और आगे बढ़ेगा। क्वाड में जो क्वाड प्लस का आइडिया है वो भी आगे बढ़ेगा। जी। पूरे विश्व में जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर चाइना जैसा राष्ट्र जो खतरा पैदा करने की साजिशें रच रहा है, जी। उसका जवाब देने के लिए भारत और अमेरिका को साथ में आना बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्रों के आपसी ये राष्ट्रीय हितों में भी है, ये भारत के भी राष्ट्रीय हित में है, अमेरिका के राष्ट्रीय हित में भी है कि दो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र साथ में आकर के काम करें। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्पेस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, कृषि हो, रक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है वर्तमान समय में जिसमें भारत और अमेरिका कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। ये जो पार्टनरशिप है वक्त भी चूंकि कम है, हम कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि जर्मनी, डेनमार्क और उसके बाद फ्रांस में मुलाकात करेंगे। इन तीनों देशों से जब मुलाकात होगी तो सबसे ज्यादा अहमियत क्या बात रखते हैं? देखिए, एक चीज मैं ये बता दूं, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं कि सिर्फ तीनों देशों के साथ ही मुलाकात नहीं होगी, बल्कि डेनमार्क में जब वो कोपेनहेगन में जाएंगे नॉर्डिक समिट में, तो वहां पे नॉर्डिक रीजन के बाकी 5 प्रधानमंत्रियों से भी उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। तो एक तरह से ये इसमें कुल मिला के वो 8 या 9 शासनाध्यक्षों से मिल रहे हैं। जी। तो अब इन मुलाकातों में एक तो ये होगा कि पहले से चले आ रहे संबंधों को एक दृढ़तर बनाने के लिए कोशिश होगी। जैसे कि आप जानते हैं ऑर्डिनरी इंडिविजुअल रिलेशनशिप में भी होती है कि एक आदमी के दूसरे से संबंध होता है, हमारी रिश्तेदारियां होती, समय समय पर उनको रिन्यू करते रहना पड़ता, समय समय पर उनसे बातचीत करते रहना पड़ता ताकि वो जीवंत रहें, जागृत रहें। तो एक तो वो कोशिश होगी, दूसरी ये कोशिश होगी, दूसरा एक ये भी इसका क्या कह सकते हैं कि ये भी इसका मकसद होगा कि भारत अपनी बात को कितनी मजबूती से रख सकेगा और भारत के अपने व्यवहार इन देशों के साथ कितने मजबूत हो जाएंगे, ये अहमियत रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दा में इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन ये समझना होगा क्योंकि भारत जब इस तरह से अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अपनी बात रखता है तो उसके कुछ मायने होते हैं। और जल्द से जल्द अब चूंकि वैश्विक स्तर पर भारत एक मजबूत आधार लेकर आगे बढ़ रहा है, तो वो यही चाहेगा कि भारत का हित आखिर कौन कौन से वो मुद्दे हैं, किस तरह से भारत मजबूत हो सकता है, किस तरह से अपने हितों को साधा जा सकता है। जल्द से जल्द इस पर भी वो निर्णय लेना चाहेगा, क्योंकि ये भारत वो भारत है जो एक मजबूत नींव और मजबूत पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बना चुका है। मुद्दा में कुछ और बड़े मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल नमस्कार।